तो सुबह के 4 बज रहे हैं और अब मैं इस टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूँ। तो पूरी रात दिल्ली में इतनी बारिश हुई है, शायद ये वही पाप है जो 20 तारीख की सुबह से शुरू हुआ और जिस पे हमारा नेचर भी रिएक्ट कर रहा है। तो मेरे फेस पे लाइट लो रहेगी बट इमोशंस हाई रहेंगे। तो व्यूअर्स, एज सच मेरा कोई मोटिव नहीं था इस वीडियो को बनाने का, और देख मैं भी बहुत दिनों से रहा था कि ये प्रोटेस्ट चल रहे हैं, नीट एग्ज़ाम पे बहुत ज़्यादा गलत हुआ है बच्चों के साथ, और इस पे सबको लगा था कि ये प्रोटेस्ट कुछ दिन चलें और उसके बाद इस पे सरकार का कुछ तो एक्शन आएगा, कुछ तो उनकी तरफ से कुछ तो जवाब आएगा, कुछ तो बच्चों के लिए वो आगे आएंगे, कुछ कहेंगे, कुछ अपने एफ़र्ट्स दिखाएंगे। बट एक छोटी सी उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया तक नहीं आई कि हाँ, हमने आपकी चीज़ों को एड्रेस कर लिया, हम उस पर माफ़ी मांगते हैं, या फिर हम ऐसा आगे से नहीं होने देंगे। एक प्रतिक्रिया तक नहीं आई। ये जो फ्रस्ट्रेशन बच्चों में आया, इतनी भीड़ जमा हुई, उसके बाद भी वायलेंस उनकी तरफ से नहीं था। कई वीडियोस में हमने ये देखा, पहले एक्शन पुलिस की तरफ से आया है और उसके बाद जाके बच्चों ने या वहाँ के लोगों ने उस पर अपना रिएक्शन दिया है। बहुत सी वीडियोस आप देखे होंगे कि पुलिस वाले स्टोन पेल्टिंग कर रहे हैं, पुलिस वाले नॉर्मली चलते हुए लोगों को डंडा मार रहे हैं, वो खुद भड़काने की कोशिश कर रहे थे और फिर भी ये भीड़ इतनी ज़्यादा नहीं भड़की। वो शायद चाह रहे थे कि इससे कुछ ज़्यादा हो, और उसके बाद ये जितने लोग हैं, अभिजीत दीपके वगैरह, इन सब को अरेस्ट करके अंदर डाल दें और इस प्रोटेस्ट को पूरी तरह ख़त्म कर दिया जाए। ये साजिश शायद उनकी तरफ से थी, बट बच्चों की तरफ से या वहाँ पे जितने भी प्रोटेस्टर्स आए थे उनकी तरफ से तो ऐसी कोशिश कहीं से भी कहीं तक नहीं दिख रही। इवन जब उन पे लाठी चार्ज भी हो रहा है, वो एक बार के लिए भी वहाँ पे अपना रिएक्शन नहीं दे रहे। एक यंग माइंड, एक यंग इंसान, एक यंग लड़का अगर उस पर कोई गाली भी देता है ना आजकल, तो लोग 4 गाली उल्टा जाके देते हैं। बट हर प्रोटेस्टर के दिल में बस यही था कि हमें ये प्रोटेस्ट ख़राब नहीं करना है, हमें इसके एक्शन में रिएक्शन नहीं देना है। वो चुपचाप लाठी खाते रह गए। तो देखिए, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन था नहीं। मैंने इवन बिहार में जाकर भी इसी चैनल पे वीडियोस बनाई थी, जब मुझे ऐसा लगा था कि बिहार में भी बहुत चीज़ें गलत है और वहाँ की जनता से मैं सुनना चाहता था कि वहाँ पे क्या हो रहा है। फिर जब टॉपिक ये नीट प्रोटेस्ट का आया, सीजेपी का एजेंडा इंटरनली क्या है और कितना है, किस एक्सटेंट तक है, ये मैं ना आज तक उनसे कभी मिला, ना मुझे उनके बारे में पता। मेरा उनसे कोई भी लेना देना नहीं है। ये वीडियो कितनी लंबी बनने वाली है और इसमें मैं क्या बोलने वाला हूँ, कोई भी ऐसा मेरा एजेंडा या मेरा कोई ऐसी स्क्रिप्ट मैं लेके नहीं बैठा हूँ इस वीडियो के लिए। मेरे दिल में जो आएगा मैं वो शेयर करने वाला हूँ। अब आ जाते हैं कि मुझे क्या लगता है। टॉपिक तो सबको पता है, सबने चीज़ें देखी है कि आज तक अभी तक क्या चल रहा था और इस प्रोटेस्ट को किस किस चीज़ों का नाम देने की कोशिश की कि ये फॉरेन फंडेड है और ये इसमें आपके यहाँ वहाँ के ग्रुप भी हैं, वो जो वो नाम लेते हैं, मेरे को उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो सबको पता है कि इतनी भीड़ सिर्फ फंड के तौर पे नहीं आ सकती, जबकि किसी को लाया तक नहीं गया है इसमें, ना किसी को पैसे दे के लाया गया है, ना किसी को बसों में भर के लाया गया है। ये सब एक फ्रस्ट्रेशन है और वो फ्रस्ट्रेशन सिर्फ इसी वजह से है कि सरकार, मुझे नहीं पता कि इंटरनली उनके माइंड में क्या चल रहा है, किसी को भी नहीं पता। सबको पता है कि जो सरकार में होता है इंटरनली वही जानता है कि अंदर क्या चल रहा है। और शायद मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से नेता, जो हमारी अभी सेंट्रल गवर्नमेंट है बीजेपी, उसके अंदर भी कई ऐसे नेता हैं जो शायद ये जानते हैं कि बहुत कुछ गलत हो रहा है बट वो कुछ नहीं कर पा रहे, क्योंकि सुप्रीमेसी शायद किसी और एंड पे है, या फिर अगर सुप्रीमेसी कुछ और चाहती है और इंटरनली उनको वो सपोर्ट नहीं मिल पा रहा, तो या तो वो चीज़ें खुल के आएँ, या तो बीजेपी में इंटरनली ही चीज़ें ऐसी चल रही हैं कि वहाँ पे अच्छे और बुरे हर तरह के लोग हैं, वहाँ पे अच्छी और बुरी हर तरह की सोच है,
और वो आपस में अलाइन नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से एक्शन नहीं लिया जा रहा सही चीज़ों को लेकर। या तो अगर कुछ ऐसा एस्पेक्ट भी है उनका तो फिर उस पर बात की जाए, या तो फिर वो कोई आके ऐसी बातें खोल दे, बेशक से मास्क रख के अपना फेस ये चीज़ें खोले, बट फिर खोले कि हाँ बीजेपी में ये सब चीज़ें चल रही हैं। और अगर ऐसा सच नहीं, और ये सब मिल के चाह रहे हैं कि जनता को जिस तरह से हम मोल्ड करना चाहें वैसा मोल्ड हो जाए, जनता को जैसे हम चलाना चाहें वैसे चले, और हर कोई बस हमारी सुनता रहे। क्योंकि आप सबसे पहले क्या कर रहे हो, आपने सबसे पहले महंगाई बढ़ाई। अगर इंसान के पास खाने को अपनी बेसिक नीड के लिए ही उतना पैसा नहीं रखोगे आप, तो इंसान शायद लड़ने के लायक ही ना रहे। तो सबसे पहले मुझे जो लगता है वो ये लगता है कि पहले लोगों को इतना कमज़ोर बना दो, लोगों को छोटी छोटी दिक्कतें देके इतना कमज़ोर बना दो कि वो लड़ने के लायक ही ना रहें। अच्छा, यहाँ पे अभी बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और मच्छर हैं शायद यहाँ पे, तो मैं बार बार आपको यूँ करता हुआ दिखूँगा, तो आप उसे इग्नोर मार देना। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को इतना कमज़ोर बना दो पहले कि वो आवाज़ उठाने के लायक ही ना रहे। तो ना मुझे इस वीडियो से कोई फेम चाहिए, ना मेरा कोई एज सच फेमस होने का मोटिव है इस वीडियो को लेकर, ना मेरे को कोई फंड कर रहा है, ना मैं किसी पार्टी से अलाइन हूँ। ये मेरे खुद के व्यूज़ हैं जो मुझे लगता है कि मुझे शेयर करना चाहिए, क्योंकि अब ये टाइम आ गया है कि अगर हम में से हमारी जनरेशन में कोई भी इस पे सीरियसली बात नहीं करेगा तो शायद चेंज नहीं आ पाएगा। आप बुरा मत मानना जो मेरी जनरेशन है या जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बट सिर्फ वीडियो बनाने से, सिर्फ आपके प्रोटेस्ट कर देने से अब चीज़ें मुझे लगता है कि नहीं पूरी तरह से सॉल्व होने वाली है। प्रोटेस्ट कितने हुए हैं, अभी भी आपके कितने अरावली के इशूज़ हैं, आपके जंगलों को ख़त्म किया जा रहा है, आपकी वाइल्ड लाइफ अफेक्ट हो रही है, आपके रिसोर्सेज अफेक्ट हो रहे हैं, आपकी नदियाँ अफेक्ट हो रही हैं, आपकी पढ़ाई अफेक्ट हो रही है, आपका हेल्थ केयर अफेक्ट हो रहा है, आपके एयर पोल्यूशन की। एनसीआर को देख लीजिए आप, एनसीआर में इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं रियल एस्टेट के। अगर मैं रियल एस्टेट की बात करूँ, रियल एस्टेट के इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट बन रहे हैं, उसके आसपास फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, उसके आसपास इतनी एयर पोल्यूशन है। आप गाज़ियाबाद में देखिए कितना इशू है। ऐसे बहुत से सेक्टर्स हैं जहाँ पे बहुत छोटे छोटे बहुत से इशूज़ चल रहे हैं। बट चीज़ें क्या है ना कि हमारे देश में मानो न मानो पैसा बहुत चलता है। जिसके पास पैसा है उसी की सरकार है, उसी की चीज़ें सुनी जाती है, उसी की चीज़ें चली जाती हैं, और जो कमज़ोर है वो कमज़ोर और होता ही जा रहा है। और प्रोटेस्ट से आपकी कई लोगों ने, जब मैंने देखा इंटरव्यूज़ उनके, कल से मैं इसी चीज़ में था, एक्चुअली सब भी थी, सबको पता है कि वो अगर मेहनत नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा, उनके घर नहीं चलेंगे। और इसीलिए ये जो भीड़ शायद 5-10 करोड़ लोगों की भी हो सकती थी, वो शायद कुछ लाखों में ही निपट गई या कुछ हज़ारों में ही निपट गई। उसका रीज़न ये है कि हर कोई इतना कमज़ोर है, हर कोई इतनी डेली दिक्कतों में फंसा हुआ है, उसके डेली के खर्चे इतने हैं, उसके पेंडिंग ड्यूज़ इतने हैं, उनकी चीज़ें इतनी चल रही हैं, उनकी चीज़ें इतनी स्टक हैं कि अगर वो खुद जानते हैं, वो खुद अगर इसमें 5-7 दिन 10 दिन दे दें तो उनकी आने वाली जो इनकम है वो इतनी अफेक्ट हो जाएगी कि उनकी जो रोज़मर्रा की चीज़ें वो अफेक्ट होने लग जाएंगी। तो हर किसी को इतना कमज़ोर बना दिया गया है कि जो लोग लिटरली एम्प्लॉयड हैं और जिन पे लोग डिपेंडेंट हैं, वो इन चीज़ों में आके अपना स्टेप आउट कर ही नहीं पा रहे हैं, चीज़ें अपनी चीज़ें रख ही नहीं पा रहे हैं आगे, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर उन्होंने एक हफ़्ता भी इन चीज़ों पे दिया तो वो बहुत ज़्यादा अपनी हैम्पर कर देंगे चीज़ें। और हर बार हमें देखने को क्या मिलता है, जब भी प्रोटेस्ट होता है उसके 8-9-10 महीने, साल भर, 2 साल निकल जाते हैं, और तब जाके कहीं रिज़ल्ट आता है कि आपने 10 मांगे मांगी थी, आपकी 2 पूरी कर दी गई, वो भी अमेंडमेंट्स के साथ, कि आपने मांगा कुछ है, चलो भीख दे दी लोगों को, कि एहसान कर दिया उन पे कि चलो उन्होंने ये मांगा, उसमें से ये चीज़ें पूरी करके दे दो उन्हें। आप डेमोक्रेटिक कंट्री में आपने अपना रिप्रेजेंटेटिव चुना है, आपने ये सरकार चुनी है, आप भीख की तरह चीज़ें क्यों मांग रहे हैं? आपको क्यों भीख मांगनी पड़ रही है बार बार? देखिए, इसका बहुत ही शॉर्ट में मैं आपको कंक्लूज़न बताऊं, या बहुत ही शॉर्ट में जो मैं कहना चाहता हूं वो मैं ये कहना चाहता हूं कि सबसे पहली तो बात, हर कोई ये जानता है कि हमने ये सरकार चुनी है और हम ही आज भीख मांग रहे हैं। देखिए, हो सकता है हम जो ये जनरेशन है, हम जो टॉप लीडर्स हैं वो हमारी एज से डबल हैं, उन्हें हमसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, उन्हें हमसे बहुत सी चीज़ें ज़्यादा शायद दिख रही हों, बट
इनसेंसिटिव लीडर कभी भी एक अच्छा नेता नहीं हो सकता। एक नेता वही अच्छा है कि उसकी जनता को, ऐसे उसकी प्रजा को, अगर वो निर्दोष है और उसको एक सुई भी चुभ रही है ना, उसको एक चींटी भी काट रही है, तो वो नेता उनके लिए खड़ा होना चाहिए। वो है एक असली नेता की पहचान, और वो अब बीजेपी के अंदर नहीं दिख रही है मुझे। औरों का पता नहीं, शायद अपोजिशन भी हमारे उतने इस लायक नहीं है शायद, बट बीजेपी में मुझे अब ये चीज़ें नहीं दिख पा रही, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जब वही है, सारी पावर उनके पास ही है, तो उन्हीं से जवाब होगा, सवाल होगा, उन्हीं से ही आपकी सारी शिकायतें होंगी। और सबसे बड़ी बात, अगर मैं ये कहूँ कि मान लीजिए आज आपकी बात सुन ली जाती है, आज के अगले एक हफ्ते बाद आपकी ये नीट वाली एग्ज़ाम की बात सुन ली जाती है, एक नया पेपर कंडक्ट हो जाता है, उसके बाद क्या सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी आपकी? ये मुद्दा जो लोग कह रहे हैं ना कि सिर्फ नीट का नहीं है, वहाँ पे और भी मुद्दे हैं, और ये मुद्दे बदले जा रहे हैं। मुद्दे बदले कहीं नहीं जा रहे हैं, मुद्दे सेम थे, मुद्दे इतने सालों से चलते आ रहे हैं। रीज़न बस ये बना कि नीट की चीज़ें इतनी एम्पावर्ड हो गई, नीट का इशू इतना बड़ा बन गया कि अब उसके जुड़ते हुए लोगों को जितनी समस्याएं वो सब एक बार में वहाँ पे आ रही हैं। और अभी तक जो सरकार हिंदू मुसलमान और ये मस्जिद और मंदिर का ये जो मुद्दे पे लड़ रही थी, अब तो मंदिरों में भी चोरी होने लग गई है, अब तो मंदिरों की भी चोरियां सामने आ रही हैं। अब क्या कहेंगे आप? और वो तो सारी कमेटी सब ट्रस्ट आपका ही बिल्डअप था, अब उस पर क्या एक्शन लेंगे आप? उसके अलावा आज तक भी हॉस्पिटल्स में उस तरह का इलाज नहीं हो रहा, उस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं है। क्यों? शायद हॉस्पिटल्स भी पॉलिटिशियंस फंडेड प्राइवेट चल रहे हैं, इसीलिए हॉस्पिटल्स आपके सही नहीं हैं। और जो हॉस्पिटल सही चला रहा था, उन खान सर को आपने बैठा के जेल में डाल दिया, या उन पे आप एक्शन लेने पे आ गए। और अब मैंने खान सर की बात कर दी तो, और मेरी दाढ़ी भी आपको ऐसे दिख रही होगी, तो मेरे को भी कह देना आप कि ये भी मुसलमान है। तो वैसे तो मेरे को ज़रूरी लगता नहीं है कि आपके लिए मैं स्पेसिफाई करूं, बट अपने लोगों के लिए मैं शायद स्पेसिफाई कर दूं कि ब्राह्मण फैमिली से हूं मैं, हिंदू ब्राह्मण हूं। बाकी लोग जो एंटी ग्रोथ माइंडसेट के लोग हैं वो शायद अभी बोलने आ जाएंगे कि नहीं नहीं, हमें तो ये लग रहा है, इसने खान सर को सपोर्ट कर दिया। हिंदू मुसलमान तो कभी था ही नहीं हमारी धरती पे। एक सही इंसान सही होता है, एक गलत इंसान गलत होता है। क्यों APJ अब्दुल कलाम जी ने इतनी सारी चीज़ें नहीं दी? बहुत से ऐसे एग्जाम्पल हैं जहाँ पे हर कम्युनिटी ने अपना सही और गलत दोनों दिखाया है। क्या हिंदू में गलत लोग नहीं हैं? क्या हिंदू ब्राह्मणों में लोग गलत नहीं हैं? बहुत से गलत हैं, बट किसी एक कम्युनिटी को आप टारगेट कर दो और उस पर वोट बैंक बना लो, ये चीज़ भी गलत है, उतनी ही गलत है। एक पढ़ा लिखा इंसान कभी भी इन चीज़ों पे ना लड़ेगा, ना उसे फ़र्क पड़ता है। और जिस तरह से आपने इकनॉमी को इतना बुरी तरह से, इकनॉमी छोड़िए, लोगों को इतनी बुरी तरह से अफेक्ट करवाया है। इकनॉमी तो चलो ग्लोबली भी डिपेंड करती है, बट आपके लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं। जो बेसिक नीड, जो बेसिक चीज़ें आप अच्छी कर सकते हैं, आप तो वो भी नहीं कर पा रहे हैं। आप इकनॉमी को बोलते हैं कि वो हमारे हाथ में नहीं है, वॉर चल रहा है और ये चल रहा है और वो चल रहा है। आपकी क्या सड़कें ठीक हो गई हैं सारी? क्या गंदगी ठीक हो गई है? दिल्ली NCR कितना बड़ा आपका रीज़न है, आप उसको NCR को डेवलप करने की बात कर रहे हो, आप मास्टर प्लान ला रहे हो 2041 का, जगह जगह कूड़े फैले रहते हैं, जगह जगह नाले भरे जा रहे हैं। क्या वो सब ठीक हो गया आपका? चलिए, ये अब तो ना लोग नज़रअंदाज करने लग गए हैं सड़कों को, पानी की दिक्कतों को, और आपकी बिजली की समस्याओं को, आपकी महंगाई को। ये सब चीज़ें तो चलो नज़रअंदाज करने लग गए हैं लोग। क्या हेल्थ केयर भी नज़रअंदाज करने वाली चीज़ है? हेल्थ केयर, आपकी एजुकेशन, ये सब चीज़ें नज़रअंदाज करने वाली चीज़ें हैं। एक हेल्थ केयर तो बिल्कुल ऐसी नीड है कि इंसान को चलो पढ़ाओ मत, लेकिन कम से कम उसकी जान तो बचा सको, ऐसा तो हेल्थ केयर दो आप। आपसे वो भी नहीं हो पा रहा। चलो ठीक है, चीज़ें चल रही होंगी, हर जगह आप मैनेज नहीं कर पा रहे, आपको विदेश की यात्रा भी करनी होती है, बिज़ी रहते हैं आप, चलो वो मान लिया। एजुकेशन, आप लोगों को एक अच्छी एजुकेशन तो दे सकते हो कि कम से कम वो आपकी धरती पे नहीं, आपके देश में नहीं, कहीं तो इंसान कमाएगा, शायद कहीं दूर चले जाए, आपके देश से दूर चले जाए, आपकी इस गलत नीतियों से दूर चले जाए, वहाँ कमा ले।
कम से कम वो पढ़ाओ लिखाओ तो सही उसको। आप उसका पेपर तक कंडक्ट नहीं होने दे रहे हैं, आप उसमें पेपर चोरी इतनी बार हो जा रही है, वो भी एक बार नहीं मल्टीपल टाइम्स। ये आक्रोश एक बार का नहीं है, ये आक्रोश एक चीज़ का नहीं है, ये आक्रोश मल्टीपल चीज़ों का है। मल्टीपल चीज़ें ऐसी हुई हैं कि ये आक्रोश बढ़ता जा रहा है। और भगवान ना करे बहुत बुरी तरह, जिस तरह से आप इतनी अच्छी रेपुटेशन बना के आए थे, ऐसा ना हो बहुत बुरी रेपुटेशन के साथ आपको ये सत्ता छोड़नी पड़े। इवन हम में से शायद कोई भी नहीं चाहता कि मोदी जी हटे, हम में से शायद कोई भी नहीं चाहता कि बीजेपी हटे। हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है किसी भी सरकार से, ना किसी पार्टी से कोई अलाइनमेंट है। देखो, किसी को भी कोई खाने को नहीं दे रहा, सबको खुद कमाना है, खुद खाना है। बट एक होता है नेता का काम, एटलीस्ट इंसान उन चीज़ों को सुनने आए, उन चीज़ों को एड्रेस तो करे। चलो काम नहीं होता, हर सरकार डीले करती है, हर नेता डीले करता है। पहली बात तो ऐसा होना नहीं चाहिए। एक नेता का काम ही यही है कि उसे चुना ही इसलिए गया है कि वो काम करे। बट चलो ठीक है, डीले होती हैं चीज़ें, परफेक्ट नहीं हो पाती चीज़ें, और कुछ सालों का शायद काम नहीं है, कई साल लग जाते हैं। बट जब आप एड्रेस भी करना छोड़ दें, जब आपको फ़र्क पड़ना बंद हो जाए, जब आप इनसेंसिटिव हो जाएं, तो आप उस गद्दी के लायक नहीं हैं, आप उस पोजीशन के लायक नहीं हैं, आप उस पार्टी के भी लायक नहीं है। अगर पार्टी की जो थीम है वो लिटरली सेवा करने वाली है, अब जैसे मैं इसी में आरएसएस का भी नाम लूँगा। आरएसएस क्या, बीजेपी में भी बहुत से ऐसे नेता रहे हैं जिन्होंने बहुत कुछ अच्छा दिया है इस देश को। अगर आपकी सोच उससे अब डिफ्रेंशिएट होती जा रही है, आपकी सोच उनसे अलग होती जा रही है, और आप एक जैसा नैरेटिव सेट हो रहा है, वो नैरेटिव किसी ने सेट नहीं किया है, वो ऑलरेडी सेट हो रहा है कि आप अगर तानाशाही करते जा रहे हैं, आप अगर सिर्फ अपनी ही सोचते जा रहे हैं कि मेरी छवि बढ़िया रहे। और शायद आज भी जो न्यूज़ में आया था कि आप बात करने को तैयार हुए हैं, वो शायद इस वजह से क्योंकि ग्लोबली अब ये सिनेरियो बहुत बड़ा बनता जा रहा है, और आपको शायद डर है कि ये आपकी गद्दी तक ना पहुंच जाए। उससे पहले आपको इसको सेटल करने का लगा कि चलो इनको एक लॉलीपॉप दे देंगे, शायद आपको ये पता चले कि ना चले। बट अब की जो जनरेशन है उनको ये लॉलीपॉप जैसी चीज़ें ना नहीं हजम होंगी, वो लॉलीपॉप लेने नहीं आएंगे आपसे, वो प्रैक्टिकल हो गए हैं, वो बहुत ज़्यादा बदल गए हैं। और अगर आपको खाना भी है, अगर आपको अपने लोगों को सपोर्ट भी करना है, तो आपको उनको भी देखते हुए चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप एक टॉप 1% को सपोर्ट करते हुए चलेंगे और आप इस देश में चल जाएंगे। और मैं फिर से ये रिपीट करूँगा इस जनरेशन से कि अगर आपको चेंज चाहिए तो चेंज खुद से लाना पड़ेगा। और खुद से का मतलब मेरा ये है कि आपने बहुत देख लिए अलग अलग पार्टी के रंग रूप। अब अगर ये सीजेपी पार्टी बनी ही है, और अभिजीत दीपके जी अगर इतने सीरियस हैं सच में इन चीज़ों पर, अब उनका एजेंडा सिर्फ बच्चों के लिए लड़ना है या मुद्दों पे लड़ना है या फिर शायद पार्टी बनाना भी है, तो लिटरली अब टाइम आ गया है कि उनको इलेक्शन में जाना चाहिए। या उनको ऐसा लगता है कि उनके संगठन में, सीजेपी में कोई ऐसा है जो पॉलिटिक्स में आना चाहता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो शायद वो उम्मीद रखते हो या शायद वो एफर्ट डाल सकते हो पॉलिटिक्स में, तो ज़रूर लोगों को पॉलिटिक्स में आना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि जितने शिकायतें आप कर रहे हो, उस तरह का जो एग्जिस्टिंग लोग हैं वो उस तरह का एफर्ट नहीं दिखा पाते। मैं बीजेपी की बात नहीं करूँगा, आप कोई भी पार्टी लीजिए, इलेक्शन से पहले ये सब संगठन बना के बैठे हुए थे, ये सब एफर्ट डाल रहे थे, और आज देखिए कौन है, किसने एफर्ट लिए इतने दिनों में, कौन आया है आगे। जैसे ही इलेक्शन आता है उसके 6 महीने पहले एक्टिव होते हैं लोग, 2 महीने बाद तक एक्टिव रहते हैं क्योंकि वोट चोरी का मुद्दा आ जाता है, उसके बाद सब गायब हो जाते हैं। अगर अपोजिशन भी हमारा ऐसा होता ना कि वो पूरे 5 साल लड़ता आ रहा है, पूरे 5 साल लोगों के लिए खड़ा होता आ रहा है, तो भी लोगों को विश्वास होता है अपोजिशन पे, तभी लोग कहते हैं कि उनके पास ऑप्शन नहीं है। ऐसा नहीं है कि लोग चेंज चाहते नहीं हैं, चेंज चाहते हैं, इवन चेंज वो वोट देने में भी चाहते हैं, बट उनके पास ऑप्शन ही नहीं है शायद। इवन मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे यूथ में बहुत से ऐसे यंग माइंड हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको देश के लिए काम करना है, जो देश के लिए काम करना चाहते हैं थ्रू पॉलिटिक्स, बट
शायद उनको वो विज़न नहीं मिल पा रहा, शायद उनको वो मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा, शायद उनके पास ऐसे लोग नहीं हैं जो उनको वो रास्ता दे पाएँ, वो एक इनिशियल सपोर्ट भी दे पाएँ कि वो पहला कदम अपना रख पाएँ। ऐसे अगर कोई भी, मैं तो ये भी गुजारिश करूँगा कि अगर कोई भी ऐसा एक बड़ा नेता है जो सच में चाहता है देश में चेंज लाना, जो सच में चाहता है कि यंग लोग, यंग बच्चे भी पॉलिटिक्स में आएँ और जो लिटरली दिल से लोगों के लिए करना चाहते हैं, वो अगर आ सके आगे और उनकी मदद ऐसे कोई रेप्यूटेड पॉलिटिशियंस कर पाएँ या जिनको एक्सपीरियंस है पॉलिटिक्स का। क्योंकि देखिए हर चीज़ ना एक दिन में नहीं हो जाती। आपका मन कर रहा है आज मैं पॉलिटिशियन बन जाऊँ, आपका मन कर रहा है आज मैं ये बिज़नेस कर लूँ, आज आपका मन कर रहा है कि इस बिज़नेस में, इस इंडस्ट्री में मैं सबसे बड़ा बन जाऊँ, तो ऐसा सिर्फ मन से नहीं हो पाएगा। शायद आपको उससे पहले बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, आपको उसके बारे में बहुत कुछ जानना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं देखिए हर कोई ना यहीं सीखता है, कोई भी अपनी माँ के पेट से सीख के नहीं आता है। हाँ, कुछ बाय बर्थ आपको एट्रीब्यूट्स मिल जाते हैं, आप किसी चीज़ में अच्छे हो सकते हैं, बट उनको पॉलिश करना ज़रूरी है, उनके लिए आपका मार्गदर्शन होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर ऐसे कोई बड़ा नेता भी है जो सपोर्ट करना चाहता है यूथ को, क्योंकि आपको भी पता है अभी जो ट्रेंड चलता है इंडियन पॉलिटिक्स में, वो क्या चलता है कि कोई एक इंसान फेमस होता है, वो अपनी पार्टी बनाता है, उसके बाद उसे इमीडिएट हर जगह इलेक्शन लड़ना होता है। तो वो वहाँ के जो भी या तो बाहुबली है या तो फिर जो वहाँ का बहुत ज़्यादा पावर में रहने वाला इंसान है, या वहाँ का जो बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड या मनी मेकर टाइप बंदा है, वहाँ का जो बहुत अमीर बंदा है, वही पॉलिटिक्स में आता है। ये भी ट्रेंड हमें चेंज करना चाहिए। हमें पॉलिटिक्स में भीड़ नहीं देखनी चाहिए, हमें व्यूज़ देखने चाहिए कि इंसान का व्यू कैसा है, इंसान का आइडियोलॉजी क्या है। हम देखते हैं कि किसके पीछे कितनी भीड़ है, उसको वोट दे दो। ये भेड़ चाल जब तक लगता रहेगा ना, भेड़ चाल जब तक चलता रहेगा, तब तक आपको एक अच्छा नेता नहीं मिलेगा। आप भीड़ पे मत जाइए। आपके पास सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा पावर है, भीड़ तो आपके पास बाद में आ ही जानी है, आपको वोट मिल जाना है। अगर आप लिटरली देश के लिए कुछ करना चाहते हैं तो अपने व्यूज़ शेयर करते रहिए। नो मैटर वो वीडियो कब चलेगी, कहाँ तक चलेगी, वो वीडियो उसका क्या रिज़ल्ट आएगा। अगर आपको लगता है ना कि आप छोटे छोटे एफर्ट भी, नॉट इवन वीडियो, अगर आप छोटे छोटे एफर्ट भी अपने एरिया में ले सकते हैं, आप लेना शुरू करिए। देखिए कर्म बहुत मैटर करते हैं। आप फेमस होने के लिए या फिर आप पॉलिटिक्स में आने के लिए अगर कुछ करना चाहते हैं सिर्फ दिखाने के लिए, तो फिर मेरा ये कहना रहेगा कि मत ही करिए। क्योंकि एक हमारे यहाँ एक श्लोक है कि तपो राज राजो नट, कि तप से राज मिलता है। और राजा के हाथ में इतनी पावर होती है कि गलती से भी अगर उससे थोड़ा सा भी इफ़ और बट होता है ना डिसीजन मेकिंग में, तो उसका पाप बहुत लगता है उसको। इवन गलती से भी अगर उससे कोई गलती होती है ना, तो भी उसको बहुत पाप लगता है। तो अगर कोई जानबूझ के सत्ता में रहकर गलती कर रहा है, तो फिर आगे तो भगवान ही मालिक है। तो ये ज़रूर याद रखिएगा कि देखिए चोरी करने के लिए ना आपकी छोटी मोटी जॉब और छोटा मोटा बिज़नेस बहुत है। आप अगर चोरी करना चाहते हैं, आप अगर गलत नीयत रख के कुछ करना चाहते हैं, तो आपके पास मल्टीपल रास्ते हैं। आप छोटे लेवल पे वो करते रहिए। आप देश के सेवा के लिए मत आइए बिल्कुल भी। अगर लिटरली आपके मन में है ना कि मुझे, क्योंकि लोगों ने ना इतनी बार धोखे खा लिए, लोगों ने इतनी बार लोगों पे विश्वास करके इतनी पार्टियाँ आई, इतनी आपके ग्रुप्स आए, इतनी छोटी मोटी पार्टी देश में बनती ही रहती है इलेक्शन से पहले। लोग इतना भरोसा करते हैं, फिर वो दोबारा धोखा मिलता है उन्हें, फिर उनका नेता वैसे ही हो जाता है कि ठीक है चल रहा है। बहुत लिमिटेड ऐसे नेता हैं जो लिटरली अच्छे काम कर रहे हैं और मतलब वो काम कंटिन्यूस करते जा रहे हैं। शुरुआत में दिखाने के लिए, एक वोट बैंक बनाने के लिए शायद लोग ऐसे बहुत हैं जो कर देते हैं काम, बट एट द एंड फिर वो भी उसी रंग में रंग जाते हैं। अब इसके पीछे का क्या रीज़न है, ये मुझे भी लिटरली समझने का बहुत क्यूरियोसिटी है कि क्यों जो नेता पहले जितना पावरफुल अपनी आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग, अपने व्यूज़ के अकॉर्डिंग दिखता है, बाद में क्या सच में सिस्टम इतना करप्ट है हमारा, क्या सच में सिस्टम ऐसा है कि उसे काम करने नहीं दे रहा, या फिर नीयत में ही सबके खोट आ जाता है उस गद्दी पे बैठ के। मैं लिटरली इस आइडियोलॉजी को समझना चाह रहा हूँ कि क्यों लोग सत्ता में रह के भी बदल जाते हैं, या वो काम जो प्रोमिसेस वो करके आते हैं, जो प्रोमिसेस वो बोल के आते हैं, वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं। या तो सच में ऐसा रीज़न है कि ऑलरेडी जो मोस्ट पावरफुल लोग हैं वो सही होना ही नहीं चाहते, सही होने देना ही नहीं चाहते चीज़ें, और
इसी वजह से जो छोटा नेता चुन के आए हैं, जो नया भी नेता आया है, वो जाने अनजाने शायद, हमारी इंडियन पॉलिटिक्स भी ऐसी है कि पैसा इतना लगाना पड़ जाता है आपके पॉलिटिक्स में आने के लिए कि फिर वो लगता है, फिर उसे भी शायद ये लगता है कि यार इसको रिकवर भी करना है। फिर वो रिकवर करने के चक्कर में फिर वो उसी रंग में, उसी नाले में कूदता है और वही कालिक अपने ऊपर भी पोत लेता है। तो मैं लिटरली इस देश की युवा जनता से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि जो लिटरली दिल से, अपने दिल पे हाथ रख के दिल से देश की सेवा, लोगों की सेवा करना चाहते हैं, वो प्लीज़ आगे आइए। और बेशक से आप एक नई पार्टी बनाइए, बेशक से आप सीजेपी को पार्टी बना दीजिए, बेशक से आप कोई भी पार्टी बना लो, किसी भी नाम से बना लो, नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट आप लोग आगे आओ और इस बार के जहाँ जहाँ इलेक्शन हो, जहाँ जहाँ आप लड़ पाओ, वहाँ एक बार कम्पीट करने की कोशिश करो। या फिर अगर आपको किसी एक पार्टी की आइडियोलॉजी भी ठीक लगती है, आप उस पार्टी की आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग अपना नेता वहाँ से खड़ा करो। क्योंकि एग्जिस्टिंग नेताओं में अगर इतना ही जज्बा होता ना, तो ये गायब नहीं हो रहे होते। ये हर साल 2 साल में आते हैं एक बार और उसके बाद गायब हो जाते हैं। ये गायब नहीं हो रहे होते, ये लिटरली सच है। अगर सच में दिल से ये चेंज चाह रहे होते तो चेंज लाने के लिए नए यंग माइंड्स ज़रूरी हैं, नए जिनमें जोश हो, जिनमें लिटरली कुछ करने का जज्बा हो, लिटरली अपने आप। अच्छा, पॉलिटिक्स ना सिर्फ पैसे और पावर का लोगों को लगता है कि खेल है, बट नहीं, पॉलिटिक्स सच में ना बहुत ज़्यादा त्याग मांगेगा आपसे। वो लोग जिनको अपनों से बहुत ज़्यादा लगाव है, जिनको अपनों के लिए टाइम देना है बहुत ज़्यादा, जिनको ऐसा लगता है कि मेरी अपनी ख्वाहिशें बहुत हैं, वो पॉलिटिक्स में नहीं आ सकते, वो पॉलिटिक्स में ना आए। क्योंकि पॉलिटिक्स सच में एक सेवा है। पॉलिटिक्स इज़ लाइक आपको खुद को त्याग देना है, आपकी खुद की इच्छाएं पहले मार देनी है। बाद में आपको शायद कुछ चीज़ें मिलें, आपको उसका आनंद आए, बट आपको खुद से पहले हमेशा दूसरे के बारे में सोचना है। अगर आपकी आइडियोलॉजी सच में ऐसी है कि आप खुद से पहले दूसरे के बारे में सोच सकते हैं, तब सच में आपको पॉलिटिक्स की और पॉलिटिक्स को आपकी ज़रूरत है। बट अगर आपको ये लगता है कि मेरी खुद की ख्वाहिशें बहुत हैं, तो ऐसा पाप आप मत करो। आप अपने कर्म ख़राब मत करो। आप जिस जगह पे हो आप वहीं पे रहो। आप बेशक से लोगों को एक नया धोखा मिले, उससे बेहतर है कि जिनसे धोखा मिलता आ रहा है लोग उसके यूज्ड टू हो गए। बट अगर आप सच में ऐसे हो कि आपको कर्मों पे सबसे पहले तो आप विश्वास रखते हो कि हाँ, जो मेरे कर्म हैं, जो मैं कर रहा हूँ, वो मेरे पास दोबारा लौट के आएंगे। अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो मेरे पास गलत आएगा। अगर आपकी आइडियोलॉजी इन चीज़ों से मिलती है, आपकी आइडियोलॉजी और किसी चीज़ से मिले ना मिले, कर्मा आइडियोलॉजी अगर आपकी अच्छी है ना, तो आप पॉलिटिक्स में आज नहीं तो कल सक्सेसफुल हो जाओगे। दूसरी बात, अगर आपके अंदर त्याग है, अगर आप, अच्छा मैं अपनी सोच अच्छी रखूँ, मैं अपने कर्म अच्छे रख रहा हूँ, बट मेरे अंदर त्याग बहुत कम है। मेरे अंदर ये है कि मैं चाहता हूँ कि यार पहले ये चीज़ मुझे मिले, पहले ये चीज़ मैं लूँ, पहले इस चीज़ का आनंद मुझे आए, या मैं दूसरे के दुख से पहले अपने सुख की प्राप्ति पहले करना चाहता हूँ, तो भी आप पॉलिटिक्स में मत आइए। आपके लायक पॉलिटिक्स नहीं है। अगर आपको ये लगता है ना कि मुझे एफ़र्ट बहुत ज़्यादा देना नहीं पसंद, या फिर मुझे इस चीज़ से डर लगता है, या मेरे खिलाफ़ जब लोग ये बातें करेंगे तो मैं उससे घबरा जाऊंगा, या मेरे खिलाफ़ जब कोई एक्शंस होंगे तो मैं उससे शायद घबरा जाऊं, तो अगर ऐसे भी आप हैं तो फिर भी पॉलिटिक्स पे मत आइए। क्योंकि पॉलिटिक्स इतना गंदा नाला है कि आप सोच नहीं सकते कि आपके साथ किस लेवल तक क्या हो सकता है। तो सबसे पहले पॉलिटिक्स में आने के लिए आपको फाइनेंशियली, इंडिया की पॉलिटिक्स इतनी ख़राब है, शायद बाहर की भी है, कि आपको पहले फाइनेंशियली स्टेबल होना पड़ता है, आपको पहले फाइनेंशियली उतना ग्रैब करना पड़ता है। बट पॉलिटिक्स की जो सच में रिक्वायरमेंट है वो है आपको इमोशनली, मेंटली और आपको मॉरली भी बहुत ज़्यादा साउंड होना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा आप लेने को, आपको सख्त डिसीज़न भी बहुत लेने हैं, लेने को आपको इमोशनल डिसीज़न भी बहुत लेने हैं। तो एक ऐसा माइंड चाहिए पॉलिटिक्स में जो
किसी एक निर्दोष को अगर, जैसे मैंने कहा शुरुआत में, एक सुई भी चुभे या एक चींटी भी काटे तो वो उसके लिए खड़ा हो, वो उसके लिए सोचे। अब हर जगह वो खड़ा नहीं हो सकता, उसको टीम बनानी ही पड़ेगी। हर चीज़ टीम वर्क से ही बेटर होती है, हर चीज़ टीम वर्क से ही बड़ी बनती है। बट उसकी टीम भी वो क्या चूज़ कर रहा है, क्या उसमें गुंडे हैं, क्या उसमें गलत लोग हैं, क्या उसमें ऐसे लोग हैं जो क्रिमिनल माइंड के हैं, क्या उसमें ऐसे लोग हैं जो लोगों का भला नहीं चाहते, पहले अपना भला चाहते हैं। तो वैसी टीम भी आपकी अकेली सोच कोई बदलाव नहीं ले पाएगी, ऐसी टीम भी आपको ले डूबेगी। तो अगर आप टीम भी अलाइन कर रहे हो तो आपको बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा। बेशक से आप पूरे भारत देश में इलेक्शन मत लड़ो, बेशक से आप एक बहुत छोटा इलेक्शन लड़ो, बहुत एक छोटी टीम लेके, बट लोगों को इतना भरोसा हो उस एक चेहरे पे कि यार अगर मैं इस इंसान को वोट दे रहा हूँ ना, तो ये जिन लोगों को अपने पार्टी में ला रहा है वो भी ये ऐसे देख पर रख के ला रहा है कि अगर इसको कल को 5 साल बाद भी लगता है ना कि ये इसका पुराना बंदा है बट ये अब गलत जा रहा है, तो वो उसके खिलाफ भी खड़ा हो सके। क्योंकि लोगों को लगता है ना, पॉलिटिक्स इज़ लाइक हमें मिल के चलना है, हमारी पार्टी को जीतना है। नहीं, पार्टी को नहीं जीतना है। पार्टी एग्जिस्ट ही नहीं करती आपकी। पार्टी सिर्फ इसलिए एग्जिस्ट करती है क्योंकि हमारा सिस्टम ऐसा है कि पार्टी को वोट दिया जाता है। ना पार्टी एग्जिस्ट करती है, ना आप एग्जिस्ट करते हो। आप एक बस सर्वेंट हो, आप एक बस वर्कर हो, आप एक सेवा करने आए हो, आप पुण्य कमाने आए हो, आप बस ये सोचो। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि टीम वर्क आ जाता है कि हम तो जी आम आदमी पार्टी के ही हैं, हम तो जी कांग्रेस के ही हैं, हम तो जी टीएमसी के ही हैं, हम तो जी समाजवादी पार्टी के हैं, समाजवादी पार्टी में सब कुछ ठीक है, कांग्रेस में सब कुछ ठीक है, बीजेपी में सब कुछ ठीक है, बाकी सब खराब है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। हर पार्टी में हर तरह के इंसान है और हर तरह का इंसान हर तरह से अलग अलग सोच रखता है। आपको कई बार देख के लगता होगा कि कुछ इंसान बहुत ज़्यादा ब्लंट है, बहुत ज़्यादा गलत बोल रहे हैं, बट वो इतने गलत नहीं है, जबकि जो मीठा मीठा बहुत ज़्यादा बोल रहा है वो ज़्यादा गलत निकलता है। बहुत से ऐसे नेता हैं इवन हर पार्टी में जो दिखाते कुछ है और करते कुछ हैं। तो कभी भी टीम वर्क लेके पार्टी में ऐसे अलाइन मत हो कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो आप अपने पार्टी में भी नहीं बोल सको। अगर आपको ये लगता है ना कि आपकी पार्टी में, आपके अलाइनमेंट में, आपके ग्रुप में भी कुछ गलत हो रहा है और आप तब भी चुप हो, तो फिर तो नेता बनना बेकार है। आप जो भी धर्मेंद्र प्रधान जी का रिज़ाइन मांगा जा रहा है, आप खुद से उस टाइम पे रिज़ाइन दे देना। क्योंकि एट द एंड मैं बार बार यही कहूँगा कि कर्मों का खेल है और वापस पलट के ज़रूर आता है। और अगर आपको सच में लगता है कि आज आप जो भी कर रहे हो, मैं ये उन लोगों से कहना चाह रहा हूँ जो लोग शायद पॉलिटिक्स में नहीं है बट इंटरनली वो जानते हैं अगर वो किसी भी फील्ड में अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये एक मैं शायद मिरर दिखाना चाहूँगा कि कभी भी ना आप कुछ भी करो, सब कुछ आपके साथ है, सब कुछ आपके साथ यहीं निकलता है और इसी धरती पे आना पड़ता है। इवन भगवान को भी दोबारा लौट के आना पड़ा। अगर उनसे गलती से भी कुछ पाप हुआ ना, अगर गलती से भी उन्होंने किसी का कुछ किया या फिर उन्होंने किसी को दंड भी दिया है और अगर उसको आहत हुई है उससे, तो वो भी उनको भोगने आना पड़ा है, चाहे वो श्री कृष्ण ही क्यों ना। तो आप और हम तो बहुत ही छोटे, बहुत ही तुच्छ इंसान है। कलयुग में जो जन्मा है वो तुच्छ तो है ही, उसने कोई ना कोई पाप किया है जो वो कलयुग में आया है। तो आप और मैं तो फिर भी बहुत तुच्छ हो। और उसमें भी अगर आप अपनी कॉन्शियसनेस को साइड रखते हुए सिर्फ पाप के पीछे, सिर्फ गलत काम के पीछे भागते रहोगे, तो एट द एंड ये आपके पास तो ये घड़ा फूटेगा ही फूटेगा, आपके ऊपर तो फूटेगा ही फूटेगा और आपके आने वाली जनरेशन पे भी फूटेगा। और क्या क्या हो सकता है शायद आप सोच ना पाओ। वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं करेंगे। मेरा इस टॉपिक पे बोलने का सिर्फ रीज़न यही था। प्रोटेस्ट की बात ठीक है, बट देश में दिक्कतें बहुत सारी हैं और 10 में से 2 बातें मनवा लेना, 10 महीने बाद बातें मनवा लेना कोई सोल्यूशन नहीं है। आपने 5 साल के लिए चीज़ें चुनी है, 5 साल के लिए लोग चुने हैं, 2 साल बाद कोई रिज़ल्ट आएगा तो कोई मोटिव नहीं है। आपने 50 साल के लिए चीज़ें नहीं चुनी। एफ़र्ट अगर ये प्रोटेस्ट हो ही रहा है, एफ़र्ट आपके फिर इस तरह से लगने चाहिए कि इस बार दिखे कि एफ़र्ट हुआ है, इस बार दिखे कि फिर प्रोटेस्ट हुआ है। और सिर्फ प्रोटेस्ट को प्रोटेस्ट की तरह मत लीजिए, इससे रिज़ल्ट आने चाहिए, इससे रिज़ल्ट बहुत जल्दी आने चाहिए। पूरी जान लगा दीजिए इस प्रोटेस्ट पे। बट वायलेंस के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, वायलेंस के लिए मैं प्रेरित नहीं कर रहा हूँ। जैसे कि सीजेपी का नारा भी है कि हम वायलेंट नहीं होंगे, हमें पीसफुल प्रोटेस्ट करना है। पीसफुल प्रोटेस्ट रखिए, बट अपनी आइडियोलॉजी में, अपने
माइंडसेट को इतना स्ट्रॉन्ग रखिए, अपने माइंडसेट को ऐसा रखिए कि आपके साथ कुछ भी हो जाए आपको बोल्ड रहना है, आपको खड़े रहना है। भगवान देख रहे हैं, आपका रब देख रहा है, आपका अल्लाह देख रहा है। आप जिस भी धर्म को मानते हैं, धर्म की राजनीति नहीं रखनी है आपको, धर्म के ऊपर नहीं लड़ना है। पढ़े लिखे हम सब हैं, ये जनरेशन अब पढ़ी लिखी हो गई है और अब आने वाले वोटर्स पढ़े लिखे ही आने वाले हैं। तो बहुत ज़्यादा दिनों तक ये अनपढ़ों वाला खेल हमारे देश में शायद पॉलिटिक्स में नहीं चलेगा और उसका बदलाव देखने को मिलने लग गया है। और मैं बिल्कुल बहुत ज़्यादा खुश होऊंगा कि अगर आप में से कोई भी इस मुहिम में आगे बढ़ता है कि उसे पॉलिटिक्स में आना है, क्योंकि पावर बहुत ज़रूरी है एक सही हाथ में जाना। गलत हाथ में पावर रहेगी, हर बार आपको भीख मांगनी पड़ेगी और भीख मांगने के लिए वोट नहीं दिया आपने। तो अभी के लिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी बन गई है। बट मुझे नहीं पता मैं इस वीडियो को कितना लेंदी बना सकता था, बट मैंने कोशिश की है कि इस वीडियो को यहीं तक मैं विराम दे दूं अपनी बातों को।